आज जो है हम जीआई डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमारे पास दैट इज अपर जीआई डिसऑर्डर में, दैट इज एसिड रिफ्लक्स। तो एसिड रिफ्लक्स जो है काफी ज्यादा कॉमन है हमारे सराउंडिंग में, ड्यू टू जो लाइफस्टाइल करंटली हम जो फॉलो करते हैं, जिसमें हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम लेट नाइट आउटिंग्स होती हैं या लेट नाइट कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रूटीन ईटिंग हैबिट है, डाइटरी पैटर्न है, वो डिस्टर्ब होता है एंड दैट कैन कॉज द एसिड रिफ्लक्स। सो एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है? एसिड रिगर्जिटेशन। एसिड रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है? कि एसिड दोबारा से फ्रॉम द स्टमक टुवर्ड्स द इसोफेगस की तरफ आता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ओकेजनली होती है, ओकेजनली का मतलब ये है कि इफ देयर इज एन पॉजिटिव एजेंट इज प्रेजेंट, बट वो पॉजिटिव एजेंट कोई क्रॉनिक कंडीशन में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। फॉर इंस्टेंस कि आपने लेट नाइट कोई दावत अटेंड की है, और जब आप दावत से वापस आए हैं और आपके मील टाइम में एंड स्लीपिंग आवर्स के बीच में ना कोई फिजिकल एज सच एक्टिविटी हुई है, ना आपने कोई 1-2 घंटे का गैप लिया है, जस्ट आपने खाना खाया और घर आके आपने अपना जो है वो स्लीपिंग आवर जो है वो स्टार्ट कर दिया। एंड वेरी नेक्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना था, लाइक 6 बजे उठना था, 7 बजे उठना था एंड ड्यूटी पे रिपोर्ट करना था। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न और लेट नाइट आउटिंग की वजह से जो है, जो आपका पूरा सर्काडियन रिदम जो है जो डिस्टर्ब हुआ है, जो आपका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, सो एक्यूटली ओकेजनली रीजंस की वजह से इट कैन कॉज एसिड रिगर्जिटेशन। अगर ओकेजनली एसिड रिगर्जिटेशंस होती हैं पेशेंट्स को, तो दैट एक्यूट कंडीशन विल नोन एज द एसिड रिफ्लक्स। ऑन द अदर हैंड, अगर यही एक्यूट कंडीशन अब कंटिन्यूसली कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, फॉर इंस्टेंस पेशेंट के डाइटरी हैबिट्स में कोई सच हमारे पास करंटली कोई ऐसी हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है कि पेशेंट ये कंप्लेन करे कि मुझे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। जैसे पेशेंट ये बोल रहा है कि मैं तो 8 बजे अपना लास्ट मील कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड उसके बाद जो मेरा स्लीपिंग आवर है वो 11 बजे शुरू होता है। तो 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर का इंटेक करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ इंटेक नहीं करती हूँ। बट एवरी टाइम जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये कंटिन्यूसली एवरी डे रहता है, और दिन में ऑन एंड ऑफ भी मुझे एसिडिटी रहती है। सो नाउ दिस कम्स अंडर द क्रॉनिक क्राइटेरिया। और अगर एसिड रिगर्जिटेशन क्रॉनिकली में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो इट विल बी नोन एज दी GERD। GERD क्या कहलाता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। दोनों के साइन एंड सिम्टम्स आर दी सेम, दोनों के रिस्क फैक्टर्स आर दी सेम, बट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि एसिड रिगर्जिटेशन इज द एक्यूट फेज। और अगर हमने एक्यूट फेज के अंदर ही अपने डाइटरी पैटर्न्स को, लाइफस्टाइल्स को, चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया विद द गुड हेल्दी प्रैक्टिसेस, तो हम GERD से अवॉइड पेशेंट को कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि विद द एसिड रिफ्लक्स पेशेंट को एसिड रिगर्जिटेशन की कंप्लेन होगी। पेशेंट ये वर्बलाइज करेगा कि उसे जो है वो खट्टी डकारें आ रही हैं, ठीक है, और सीने में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंड समटाइम दिस चेस्ट डिस्कम्फर्ट कैन बी कंफ्यूज विद द कार्डियक पेन, जबकि एक्चुअल में जो एसिड रिफ्लक्स का पेन होता है वो नॉन कार्डियक होता है। बट पेशेंट इस तरह से वर्बलाइज कर रहा होता है कि कभी कभी आपको डाउट चला जाता है कि कहीं ये कार्डियक इश्यूज तो नहीं है। तो इट इज बेटर टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल। आप ईसीजी भी करवा लें पेशेंट के साथ में कार्डियक एंजाइम्स भी करा लें, जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक्चुअल में ही गैस्ट्रिक है या ये सच में कार्डियक इशू में तो पेशेंट नहीं है इस वक्त। अलॉन्ग विद दिस पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग हो सकते हैं, हिकअप्स की कंप्लेन हो सकती है, डिस्फेजिया एंड कफिंग। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो रिस्क फैक्टर में मोस्टली हमारे पास है कि लाइंग डाउन टू क्विकली आफ्टर टेकिंग द है, में और सोने के टाइमिंग में कोई भी एज सच मेजर गैप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसे एसिड रिफ्लक्स जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। ओबेसिटी इज अगेन वन ऑफ द मेजर कॉज जो कि लीड कर सकती है पेशेंट को टुवर्ड्स दी एसिड रिफ्लक्स। प्रेगनेंसी में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस मदर्स जो है वो फेस कर सकती हैं एसिड रिफ्लक्स को। मोर इनटेक ऑफ द कैफीन कैन आल्सो कॉज एसिड रिफ्लक्स। स्ट्रेस कंडीशन जिसमें स्ट्रेस काफी ज्यादा है, पेशेंट स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, दैट कंडीशन कैन आल्सो लीड द पेशेंट टुवर्ड्स द एसिड रिफ्लक्स एज वेल। Smoking, alcohol consumption, intake of spicy food,
या प्रोलॉन्ग फास्टिंग में एसिड रिफ्लक्स इसलिए होता है कि बिकॉज जब जैसे डाइट कुछ लोग होते हैं जो डाइट पैटर्न के अंदर फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में उनका एक ये मिथ है हमारा कि अगर हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर ली तो हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, विच इज एक्चुअली ट्रू। वेट लॉस अच्छा हो सकता है, बट आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस में डाल देते हैं। स्ट्रेस में इस तरह डाल देते हैं कि आपकी बॉडी उस फास्टिंग स्टेज के लिए रेडी नहीं है। बॉडी में आपके स्टमक को ये नहीं पता है कि आप फास्ट कर रहे हैं, वो अपने अमाउंट में HCl को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है, और जब उस HCl को डाइजेशन करने के लिए कोई फूड नहीं मिल रहा तो इट इज कॉजिंग दी एसिड रिगर्जिटेशन। सो इसलिए जब भी हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, डाइटिशियनिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं कि ड्यूरिंग द डाइटिंग आपको बॉडी को स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना। इंटरमीडिएंट फास्टिंग में भी आप पहले अपनी फास्टिंग विंडो को शॉर्ट करें, अपनी ईटिंग विंडो को बढ़ाएं, ना कि हम 24 आवर्स डायरेक्टली फास्टिंग विंडो पर चले जाएं, ठीक है। ऑल्सो अगर पेशेंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वीक है पेशेंट का, और प्रॉपरली स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा या रिलैक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो इट कैन ऑल्सो कॉज द एसिड रिफ्लक्स। So if the patient is coming with the acid reflux, treatment हम क्या करेंगे? We will give them antacid. एंटासिड का काम क्या है कि ये न्यूट्रलाइज करवाती है स्टमक के एसिड को, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बिस्मोल सैलिसिलेट, पेप्टोल बिस्मोल के नाम से आती है, कार्मिना भी हम जिसे कहते हैं। और एंटासिड के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्या है कि हमें पेशेंट को ये गाइड करना है कि जबकि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसे 2 आवर्स बिफोर दी मील लें, ताकि जब आप मील ले रहे हो तो आपके स्टमक में एसिड जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका हो, ठीक है। डोंट टेक विद मेडिकेशंस, टेक मेडिकेशन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द एनसेड्स। एनसेड्स को हम बाकी मेडिकेशन के साथ एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी सेम टाइम पर नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट ने एनसेड ले ली और एनसेड के साथ एक और पेशेंट ने अपनी दूसरी डिसऑर्डर की मेडिकेशन भी साथ साथ ले ली। हम क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज एनसेड गैस्ट्रिक पीएच को चेंज करती है, न्यूट्रलाइज करती है। तो अगर आपने उसी ही सेम टाइम पे पेशेंट को दूसरी ड्रग भी दे दी, तो देर आर हाई चांसेस कि जो दूसरी ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन में अफेक्टिवनेस आना अफेक्ट हो जाएगी उसकी एब्जॉर्प्शन, और वो प्रॉपरली अपना थेरापेटिक इफेक्ट नहीं दे पाएगी। तो ये हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग एजुकेशन हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे 2 आवर्स बिफोर द मील लेना है, एंड सेकेंड इज कि हम इसके साथ कोई और मेडिसिन नहीं देंगे। 2 आवर्स का गैप एंटासिड के साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज ये न्यूट्रलाइज करती है गैस्ट्रिक पीएच को, चेंज करती है स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एंड इंटरवेंशन इज के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से एनसेड जो है वो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस जो है वो कॉज कर सकती है। So how long term use of the NSAID can cause metabolic alkalosis? तो सबसे पहले most of the antacid consist of the bicarbonate based compound, जिसमें हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। जब ये कंपाउंड जो है हमारे इनटेक में आते हैं तो ये न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक एसिड को, विच इज HCl, एंड दे प्रोड्यूस वाटर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओवर यूज की वजह से ये लीड करते हैं सिस्टमिक कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन को, जिसकी वजह से ब्लड में बाइकार्ब जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके लेवल्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, विच कैन कॉज अल्कोलोसिस। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एसिड लॉस फ्रॉम द प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक एसिड सप्रेशन। सो क्रॉनिक यूज ऑफ द एनसेड्स या पीपीआई क्या करती हैं कि वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हाइपो क्लोरोहाइड्रिया कॉज होता है, विच इज द लो स्टमक एसिड। एंड जब हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाता है तो इट विल डिस्टर्ब द एसिड बेस बैलेंसेस, जिसकी वजह से बॉडी बाइकार्ब को रिटेन करना शुरू कर देती है, एंड इट विल लीड टुवर्ड्स द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो हमें एनसेड को लॉन्ग टर्म यूज भी नहीं करना है, एज पर नीड आप एनसेड पेशेंट को यूज करवाएंगे, अलॉन्ग विद टू इम्पोर्टेंट एजुकेशन कि 2 आवर्स का गैप विद द मील होना जरूरी है, एंड 2 आवर्स का गैप विद द मेडिकेशन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
सेकेंड डिसऑर्डर इज दी GERD, ठीक है, GERD है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये अगेन वन ऑफ द क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें एसिड रिगर्जिटेशन कंटिन्यूसली एवरी डे पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे एसिडिटी होती है। एक्सेसिव एसिड रिलीज होता है इन दी स्टमक जो कि फिर रिगर्जिटेट करता है इनटू द एसोफेगस जो कि कॉज कर सकता है लॉन्ग टर्म इरिटेशन एंड दी डैमेज। So risk factors क्या हैं? The risk factors are same as the acid refluxes. Sign and symptoms are same as the acid refluxes. ट्रीटमेंट में यहाँ हमारे पास और डिफरेंट मोडालिटीज एंटर होती हैं लाइक PPIs. So PPIs are the proton pump inhibitors. So ये inhibit करती हैं हाइड्रोजन आयन की secretions को in the stomach and हमें इसे empty stomach लेना चाहिए 30 minutes prior to the meal. एजुकेशन वाइज हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि या तो ये वंस अ डे 40 mg का डोज होता है या ये ट्वाइस अ डे का डोज होता है लाइक अर्ली मॉर्निंग और बिफोर द डिनर, बट 12 आवर्स गैप देना इज इम्पोर्टेंट इफ इट इज ट्वाइस अ डेज डोज, और अगर वंस अ डे डोज है तो ये फिर 24 आवर्स में आप सिंगल टाइम ले सकते हैं। बट जब भी आप इस मेडिकेशन का इंटेक करेंगे इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हाफ एन आवर बिफोर दी मील लें। कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? ओमेप्रिजोल है, पेंट्रिजोल है एंड इसोमेप्रिजोल है। न्यूक्सियम के नाम से भी आती हैं, राइजिक के नाम से भी आती हैं, फास्ट के नाम से भी आती हैं, तो डिफरेंट और ब्रांड नेम्स एंड जेनेरिक नेम्स अवेलेबल हैं जो कि PPIs अदर ब्रांड्स के अंदर प्रेजेंट है। सो GERD क्या करवा सकती हैं एज अ साइड, सॉरी PPIs एज अ साइड इफेक्ट क्या करवा सकती हैं? इट कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का क्या मतलब है कि ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स को कम करवाती हैं। जब बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाते हैं तो रिस्क फॉर दी ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाता है क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस और क्रॉनिक यूज ऑफ द PPIs की वजह से कम हो जाती है। दूसरा ये इंक्रीज करती है रिस्क फॉर दी सी डिफिसिल इन्फेक्शन क्योंकि गैस्ट्रिक पीएच को ऑल्टर करती है, तो ये अलाउ करती है क्योंकि देखो गट में हमारे पास ऑलरेडी गट बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सो जब गैस्ट्रिक पीएच ऑल्टर्ड होती है तो ये और मजीद दूसरे बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं कि वो आके ग्रो कर सकते हैं और आपका पेशेंट फिर सी डिफिसिल इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी को कॉज करता है बिकॉज ये इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन में ऑल्ट्रेशन कॉज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास एक वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सिक्रीटेड होता है बाय द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, और इंट्रिंसिक फैक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है फॉर द विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में जाता है एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया आपने काफी ज्यादा कॉमनली सुना होगा जिसमें पेशेंट्स के एनेमिक कंडीशंस होता है और फिर पेशेंट्स को विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत हो जाती है फॉर एन लाइफ लॉन्ग टाइम क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो विटामिन B12 की प्रोडक्शन और नहीं हो सकती है। सो विद द PPIs क्रॉनिक यूज की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है which can lead the patient towards the risk of the osteoporosis. C diff infections हो सकते हैं पेशेंट को because gastric pH जो है वो altered हो जाती है तो जिसकी वजह से वहां पर और बैक्टीरिया के लिए वो ओवर ग्रोथ प्रोवाइड हो जाती है कि और बैक्टीरिया वहां पर आके ग्रो कर सकते हैं एंड मेजरली ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया की वजह से भी होती है एंड सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस की वजह से भी ये कॉज होता है। सेकेंडली विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन में ये ऑल्ट्रेशन कॉज करती है PPI जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाती। सो हम पेशेंट को क्या एजुकेशन देंगे कि इफ द पेशेंट इज विद द क्रॉनिक यूज ऑफ द PPIs तो हमें पेशेंट को ये एजुकेशन देनी है कि वो कैल्शियम एंड विटामिन D सप्लीमेंट्स को फॉलो करें रेगुलरली ताकि वो इम्प्रूव कर सकें बोन की मिनरलाइजेशन को सो दे कैन मिनिमाइज द रिस्क फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके अपनी बोन्स को। टेक्सा बोन स्कैन ताकि आप मॉनिटर कर सकें बोन डेंसिटी को एंड अवॉइड करना है स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल बिकॉज ये अगेन और कंट्रीब्यूट करेगी बोन लॉस में, तो हमें इन चीजों को भी पेशेंट में मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। The second treatment is the H2 receptor antagonist.
जो कि क्या करती हैं कि ब्लॉक करती है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स को इन दी स्टमक, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं. So common example is the ranitidine, famotidine and cimetidine. Ranitidine nowadays थोड़ी सी less available होती है. So दूसरी forms में आपके पास famotidine and cimetidine जो है वो available है. Side effect में H2 receptor blockers can cause gynecomastia, which is the male breast tissue. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये तीनों मेडिसिन, चाहे एंटासिड हो, पीपीआई हो या H2 ब्लॉकर हो, ये तीनों मेडिसिन का काम क्या है कि स्टमक के एसिड को और उसके मैकेनिज्म को रिड्यूस करना, ताकि पेशेंट जो है वो एसिड रिगर्जिटेशन को मिनिमाइज कर सके. तो क्या हम इसे एक साथ दे सकते हैं, सेम टाइम पे दे सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा इसे रिड्यूस कर सकें? तो सबसे पहले तीनों के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंटासिड का काम क्या है कि वो न्यूट्रलाइज कर देती है स्टमक के एसिड को इमीडिएटली, इसलिए हम इसे 2 आवर्स टाइम फ्रेम के साथ जो है वो पेशेंट को देते हैं. ऑन दी अदर हैंड पीपीआई जो है वो ब्लॉक कर देती है एसिड प्रोडक्शन को, एंड ये तकरीबन 24 से 48 आवर्स लेती हैं अपना फुल टर्म इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए हम इसे वंस अ डे का डोज प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम इसके हाफ मेडिकेशन पे जाते हैं तो फिर हम इसे ट्वाइस अ डे देते हैं. फॉर H2 ब्लॉकर रिसेप्टर्स ये रिड्यूस करती है अगेन एसिड प्रोडक्शंस को बाय ब्लॉकिंग दी हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स, और ये भी अपना वर्क स्टार्ट करती है विद इन 30 to 60 मिनट्स. सो क्या हम एंटासिड्स और पीपीआई इसको साथ दे सकते हैं? यस, हम एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी एंटासिड एंड पीपीआई को साथ दे सकते हैं, बट सबसे बड़ी शर्त क्या है हमारे पास कि इट नीड्स टू बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 आवर्स. सो आप पेशेंट को अगर एंटासिड दे रहे हो तो फिर 2 आवर्स का गैप होना बहुत जरूरी है विद अदर मेडिकेशन, जो अभी हमने एंटासिड की एजुकेशन में पढ़ा है. तो अब हम इसे कॉम्बिनेशन थेरेपी में कैसे दे सकते हैं? तो आप इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अर्ली मॉर्निंग जो है पेशेंट को पीपीआई दे दी बिफोर दी ब्रेकफास्ट, 30 मिनट्स प्रायर टू दी ब्रेकफास्ट, एंड फिर आपने ब्रेक थ्रू सिम्टम्स. ब्रेक थ्रू सिम्टम्स का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल पेशेंट ने मॉर्निंग में 8 बजे नाश्ता किया और 8 बजे से पहले 7:30 बजे में पेशेंट ने पीपीआई ले ली, और 8 बजे में पेशेंट ने नाश्ता किया. अब पेशेंट 8 बजे नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस वर्क के लिए निकल गया है, और फिर उसके बाद पेशेंट का जो ब्रेक टाइम है वो 1 o'clock पे है. तो 1 o'clock में पेशेंट जो है वो अपने लंच से पहले जो है वो एंटासिड का यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट फर्दर रिगर्जिटेशन ऑफ दी एसिड. ठीक है, सो इस तरह हम ब्रेक टू सिम्टम्स में पेशेंट्स को एंटासिड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज एंटासिड जो है वो इमीडिएट रिलीफ देती है, जबकि पीपीआई अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करने में टाइम लेती है. The second category is the antacid plus H2 blockers. Yes, again, they can be given in the combination therapy, but with the same condition, it needs to be separated by 2 hours. So H2 blockers हम पेशेंट को पहले ही फर्स्ट पे रिकमेंड करते हैं, एंड मोस्टली H2 blockers जो है वो नाइट टाइम स्लीपिंग आवर में अगर कोई रिफ्लक्स जनरेट हो रहा है तो उसमें ये मोस्टली अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं. And antacid again you can give through the during the breakthrough symptoms. The third criteria is PPIs plus H2 blocker. क्या हम इन्हें साथ दे सकते हैं? So no, PPI and H2 blocker same time पे आप पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, ये इनइफेक्टिव है और अननेसेसरी है. So PPI stronger है than the H2 blocker, और ये वर्क करती है at a later step in the acid production में, और दोनों को साथ देने से हम ज्यादा एसिड प्रोडक्शन को सप्रेस तो कर सकते हैं, बट साथ साथ हम पीपीआई की इफेक्टिवनेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, अगर आपने पीपीआई मॉर्निंग में दी है तो आप नाइट टाइम रिफ्लेक्सेस में एज एन प्रिवेंट बेड टाइम रिफ्लेक्सेस के लिए, एसिडिटी को रिफ्लेक्स प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को H2 ब्लॉकर दे सकते हैं. पीपीआई बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? वंस अ डे डेली before the breakfast. It is the best practice, which is the first line of the treatment for the chronic GERD. H2 blockers, if nighttime reflex is needed, आप तब पेशेंट को H2 receptor blockers दे सकते हैं. Antacid for the breakthrough symptoms. So again, it needs to be separated for the 2 hours with the PPIs and the H2 blockers. The third disorder is the gastritis. So with the word gastritis, you can understand कि ये
जो है वो सॉर्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन है। जब भी हम आइटिस का वर्ड यूज करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये इन्फ्लेमेशन है। एंड गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मतलब ये है कि जो स्टमक लाइनिंग है वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल यूज। या तो मोर इनटेक ऑफ द अल्कोहल है, या तो क्रॉनिक इनटेक ऑफ द स्पाइसी फूड्स हैं जो गर्ट में कॉज हो रहे हैं, which can affect the continuous regurgitation, can affect the stomach lining as well, जिसकी वजह से gastritis cause हो सकता है। So gastritis can be acute or it can be chronic. The most common use of the gastritis is the long-term use of the NSAIDs. So NSAIDs जो है वो हमारे पास एज दी ओवर द काउंटर भी काफी ज्यादा यूज होती है, सच एज ग्लूफिन है, सेंफ्लेक्स है। ये वो मेडिकेशंस हैं जो हम नॉर्मली फीवर को रिड्यूस करने के लिए या अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली द टूथ एक या बॉडी पेन अगर पेशेंट को होता है तो उसमें हम ओवर द काउंटर, आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो है वो लोग इसका यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। बट ऑन द अदर हैंड द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एनसेड जो है वो गैस्ट्राइटिस को भी कॉज करवा सकती है। So how NSAID can affect the gastritis? So NSAID डायरेक्टली जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। जो हमारी स्टमक लाइनिंग है वो प्रोस्टाग्लैंडिन से बनी हुई है और उस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एनसिड्स क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एनसिड्स वो डायरेक्टली जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली स्टमक लाइनिंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टमक लाइनिंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पर अल्सरेशन स्टार्ट होगी। अल्सरेशन कैन गेट कन्वर्ट इनटू द परफोरेशन एंड परफोरेशन की वजह से पेशेंट आपका हेमरेज की तरफ जा सकता है। तो अगेन फिर पेशेंट आपका जीआई ब्लीड की तरफ जो है वो एंटर हो जाएगा। एंड वी डोंट वांट कि पेशेंट हमारा जीआई ब्लीड पे जाए बिकॉज जीआई ब्लीड कैन कम अप विद द मेनी कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हाइपोवोलीमिया है, सेप्टिक शॉक है and many other associated problems. So अगर पेशेंट गैस्ट्राइटिस के साथ है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट विल कम विद स्टमक पेन, nausea, vomiting, blood in stool, heartburn, hemoptysis, anemia, पेशेंट को फटीग हो सकता है बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजनेशन लेवल एंड ब्लड लॉस हो रहा है, अल्सरेशन हो रही है और एनीमिक कंडीशन है तो पेशेंट भी फटीग की तरफ जा सकता है। So what education we need to give? So avoid long term use. If अगर हिस्ट्री में पेशेंट बता रहा है कि वो एनसेड्स लेता है फॉर कंट्रोलिंग XYZ पेन फैक्टर, तो आपको सबसे पहले एजुकेशन ये देनी है कि आप एनसेड के यूज को अवॉइड करें, मतलब कंप्लीटली स्टॉप करें बिकॉज इट विल अगेन वर्स द सिम्टम। फॉर द मेडिकेशन हम पेशेंट को देते हैं मिसोप्रोस्टॉल। So misoprostol is the medication which works as the prostaglandin E1 analog. सेम जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन है वो उसी तरह ही काम करती है और ये जाके स्टमक लाइनिंग की तरह स्टमक को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। सो दिस इज अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि इंक्रीज करेगा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को, जिसकी वजह से स्टमक लाइनिंग जो है वो प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएगी एंड ये प्रिवेंट करती है एनसेड इंड्यूस अल्सर से भी। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन दी प्रेगनेंसी बिकॉज ये अर्ली लेबर को इंड्यूस करवा सकती है, तो प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस यहाँ काफी ज्यादा है। तो इफ द पेशेंट इज कमिंग विद द प्रेगनेंसी तो हम उसे मिसोप्रोस्टॉल नहीं देंगे, हम फिर पेशेंट की सपोर्टिव ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। हम अगर आपसे पेशेंट ये पूछता है कि आप मुझे एनसेड्स खाने से मना कर रहे हैं, मुझे इतना बैकएक होता है, मुझे इतना माइग्रेन होता है, माइग्रेन में बहुत सारे लोग एनसेड्स को यूज करते हैं, या मुझे टूथ एक हो रहा है, तो व्हाट अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन आई कैन यूज? सो यू कैन रिकमेंड देम एसिटामिनोफेन फॉर द पेन रिलीफ इफ इट इज पॉसिबल। या फिर हम अदर एनाल्जेसिक ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं इफ एसिटामिनोफेन की वजह से भी पेन रिलीफ नहीं हो पा रहा, सो देन वी हैव अदर एनाल्जेसिक ऑप्शंस अवेलेबल जो फिर हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसे रिकमेंड करेंगे। बट फॉर द गैस्ट्राइटिस पेशेंट हम एनसेड्स को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। ऑल्सो विद द एनसेड्स हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में भी पेशेंट को जरूर टीच करेंगे कि वो स्पाइसी फूड का इंटेक ना लें बिकॉज स्पाइसी फूड अल्सरेशन को फर्दर वर्स कर सकता है और पेशेंट फिर आपका जीआई ब्लीड की तरफ भी जा सकता है। क्रॉनिक यूज ऑफ द अल्कोहल नीड्स टू बी स्टॉप, ठीक है, स्टॉप करवाना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को कम करना बहुत जरूरी है बिकॉज गर्ट की कंडीशन भी गैस्ट्राइटिस को लीड कर सकती है।
सो GERD हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकता है। तो यही सारी कंडीशंस हम यहाँ पे गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को भी टीच जरूर करेंगे। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट गैस्ट्राइटिस के साथ आता है तो बीइंग अ नर्स हमारे इंटरवेंशंस क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कीप द पेशेंट एनपीओ। तो हम एनपीओ क्यों कर रहे हैं पेशेंट को? हम एनपीओ इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्टमक लाइनिंग को हीलिंग का टाइम जो है वो प्रोवाइड करना है। अगर आप स्टमक लाइनिंग को हीलिंग का टाइम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्टमक प्रॉपरली हील नहीं हो पाएगा। वहां पर कंटिन्यूसली फूड इनटेक की वजह से एसिड की प्रोडक्शन होती रहेगी, और जो एसिड की प्रोडक्शन होती रहेगी वो फर्दर स्टमक को डैमेज कर सकती है। सो एनपीओ करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द गैस्ट्राइटिस पेशेंट। जब हम पेशेंट को एनपीओ करेंगे तो अगेन वी विल स्टार्ट विद द आईवी फ्लूइड्स थेरेपी। तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे ताकि हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। फॉर पेन मैनेजमेंट वी नीड टू अवॉइड एनसेड्स। हम एनसेड्स नहीं देंगे क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस को वर्स कर सकती है। एंड ऑन दी अल्टरनेटिव मेथड वी कैन गिव देम एसिटोअमाइनोफेन इफ नीडेड। पीपीआईज हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि हम स्टमक एसिड को रिड्यूस कर सकें, बिकॉज स्टमक एसिड की ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से पेशेंट को और ज्यादा अल्सरेशन कॉज हो सकती है। एंड एंटीएमेटिक्स, अगर पेशेंट आपका नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन के साथ है तो यू कैन गिव देम एंटीएमेटिक्स टू कंट्रोल नोजिया एंड दी वॉमिटिंग। यहाँ तक सारे डिसऑर्डर्स क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके, so the next one is the peptic ulcer disease. पेप्टिक अल्सर डिजीज में हमारे पास क्या होता है कि ओपन सोर्स होते हैं इन दी स्टमक और दी ड्यूडेनल लाइनिंग ड्यू टू एसिड एंड पेप्सिन इरोजन की वजह से। एंड गैस्ट्राइटिस कैन अगेन लीड द पेशेंट टुवर्ड्स दी पेप्टिक अल्सर डिजीज। एंड इसलिए हम फिर गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को काफी ज्यादा विजिलेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं, बिकॉज एज दी पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ये जीआई ब्लीड भी करा सकती है और पेप्टिक अल्सर डिजीज भी करा सकती है। So peptic ulcer disease is divided into two types. One is the gastric ulcer and second one is the duodenal ulcer. So gastric ulcer and duodenal ulcers की identification, देखिए अगर आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं या कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं तो आप अल्सर्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करने में टाइम लगता है, आपको पेशेंट को एनपीओ करना पड़ता है, आपको पेशेंट के ब्लड मार्कर्स को चेक करना पड़ता है, आपको पेशेंट की ब्लीडिंग एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स को देखना पड़ता है, नॉन केसेस को देखना पड़ता है, बिकॉज उसमें आप पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, सेडेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इन सारे फैक्टर्स देखने के बाद आप पेशेंट को प्रोसीजर की तरफ लेकर जाते हैं। बट अगर किसी रीजन से हम पेशेंट का प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या पेशेंट के प्रोसीजर में डिले आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सिम्टम्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन द गैस्ट्रिक अल्सर एंड द ड्यूडेनल अल्सर। सो अगर हमारे पास कोई पेशेंट गैस्ट्रिक अल्सर के साथ है सो हमें जो वो कंप्लेंट बता रहा होगा उसमें जो पेन के बारे में बता रहा होगा तो पेशेंट आपको ये वर्बलाइज करेगा कि उसका पेन ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है जब वो फूड का इनटेक करता है। ठीक है, सो विद द गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? ग्रेटर पेन वर्स विद द फूड। सो जी से जी आप याद रख सकते हैं कि इन द गैस्ट्रिक अल्सर पेन जो है वो ज्यादा हो जाएगा विद द फूड। स्पेशली जो टाइम विंडो हमें मिलती है वो मिलती है 30 to 60 मिनट आफ्टर ईटिंग। तो जैसे ही पेशेंट ने अपना मील लिया उसके आधे एक घंटे बाद पेशेंट को वर्स पेन जो है वो कॉज होगा। अदर फीचर्स क्या क्या साथ में हो सकते हैं? अब पेशेंट को पता है कि पेशेंट को खाना खाना है और उसकी वजह से उसे पेन होना है और वो पेन इतना ज्यादा वर्स है कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो पेशेंट क्या करेगा? अपना मील स्किप करना शुरू कर देगा। सो यू कैन सी वेट लॉस कि ऑल ऑफ अ सडन महीने भर के अंदर पेशेंट ने अपना 5 to 7 kg जो है वो लॉस कर दिया है, या विद इन अ वीक पेशेंट का 3 to 4 kg वेट जो है वो लॉस हो गया है। और इतना सिग्निफिकेंट वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट ने अपने मील्स को स्किप करना शुरू कर दिया। तो इन योर एग्जामिनेशन दीज आर दी कीवर्ड्स कि पेशेंट जो है वो बता रहा है कि विद द मील उसका पेन जो है वो ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट ने मील टाइम स्किप करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेन को रिड्यूस कर सके। And because of skipping that meal time, patient का एक significant weight loss मिल रहा है. So this is an consideration or indication of the gastric ulcer disease.
ऑल्सो ये हमारे पास हाई रिस्क होता है फॉर द गैस्ट्रिक कैंसर एज वेल. द सेकेंड टाइप इज द ड्यूडेनल अल्सर. सो ड्यूडेनल अल्सर में जो पेन टाइमिंग है, द पेन विल डिक्रीज विद द फूड. सो पेशेंट क्या कंप्लेन के साथ आएगा कि जब जब पेशेंट खाना खाता है उसका पेन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. बट अगेन ये वर्स हो सकता है लाइक 2 to 3 hours लेटर ऑन आफ्टर ईटिंग द फूड या एट द नाइट टाइम. सो अब पेशेंट की हैबिट में क्या आ जाएगा, पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उसे जब वो खाना खाएगा तो जो उसे दर्द हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो डी से डी आप याद रख सकते हैं कि इन द ड्यूडेनल अल्सर द पेन विल डिक्रीज. सो पेशेंट अब ओवर ईटिंग की हैबिट स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से यू कैन सी द सिग्निफिकेंट वेट गेन एसोसिएटेड विद द ड्यूडेनल अल्सर पेशेंट. एंड पे वेट गेन क्यों हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम पेशेंट अपने पेन को अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूसली अपनी स्नैकिंग या अपने मील टाइम को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. सो पेशेंट की वेट गेन है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईटिंग ड्यू टू पेन फॉर द पेन रिलीफ. So like this, you can remember both of the type. Gastric ulcer, rated the pain worse with the food, and duodenal ulcer, pain decrease with the food, but it might get worse like 2 to 3 hours later on or at the night. So उसको avoid करने के लिए patient gap ही नहीं देगा. Every hour, every 2 hour में patient कुछ ना कुछ meal के intake के साथ आपको मिलेगा in the history. So how to diagnosis, endoscopy, colonoscopy तो आप कर सकते हैं, but again you can perform urea breath test जिसके थ्रू भी आप diagnose कर सकते हैं कि either the patient is with the gastric ulcer disease or either the patient is with the duodenal ulcer disease. Causes की अगर हम बात करते हैं, so H pylori infection is one of the major cause जो कि patient में gastritis को cause करवा सकती है. So H pylori is one of the bacteria जो कि हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर में उसे ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है और वो वहां पर कोलोनाइज करता है बहुत इजीली, जिसकी वजह से जब उसकी ओवर ग्रोथ होती है तो वो इजीली स्प्रेड आउट हो जाता है टुवर्ड्स द स्टमक. तो जब वो स्टमक की तरफ स्प्रेड होने लगता है तो इट कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर, और जब वो ड्यूडेनम की तरफ स्प्रेड होने लगता है तो इट कैन कॉज ड्यूडेनल अल्सर्स. सो हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट के थ्रू भी हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड क्योंकि एच पाइलोरी जो है वो यूरिया को प्रोड्यूस करता है, और जब वो यूरिया को प्रोड्यूस करता है तो जब पेशेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो हमें यूरिया के लेवल्स जो है वो ज्यादा मिलते हैं एज अ पार्ट ऑफ अमोनिया एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हम बेसलाइन लेवल्स को कलेक्ट करते हैं और जब पेशेंट जो है वो यूरिया को इनहेल कर रहा होता है, अपना इंजेस्ट कर रहा होता है, और जब हम 15-30 मिनट्स के बाद पेशेंट को एक्सेल करने के लिए दूसरा बैग प्रोवाइड करते हैं तो वी कैन सी एन इंक्रीज लेवल ऑफ दी यूरिया प्रोडक्शन, जिसमें हमें अमोनिया एंड लेबल CO2 मिल सकता है. तो दिस इज अगेन एन इंडिकेशन ऑफ द पॉजिटिव एच पाइलोरी इन्फेक्शन. और फिर हमें ये फर्दर बता सकता है कि पेशेंट जो है वो हमारा पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर्स के साथ है. ट्रीटमेंट फॉर एच पाइलोरी क्या करते हैं हम पेशेंट को ट्रिपल थेरेपी देते हैं. ट्रिपल थेरेपी में हम पेशेंट को PPI प्लस 2 एंटीबायोटिक्स देते हैं. सो PPI में हम पेशेंट को ओमेप्रिजोल पेंटप्रिजोल दे सकते हैं ताकि हम रिड्यूस कर सकें एसिड को. एंड डबल एंटीबायोटिक्स में हमारे पास द ड्रग ऑफ चॉइस इज द एमोक्सिसिलिन. हम पेशेंट को एमोक्सिसिलिन देते हैं फॉर द एच पाइलोरी ट्रीटमेंट एज अ पार्ट ऑफ द एंटीबायोटिक. एंड मेट्रोनिजोल भी हम पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो हमारा एलर्जिक है टू दी पेनिसिलिन या दी एमोक्सिसिलिन. अगर पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक होता है तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट एमोक्सिसिलिन से भी एलर्जिक हो सकता है. ऑल्सो हम एमोक्सिसिलिन या फिर मेट्रोनिजोल के साथ हम पेशेंट को क्लेरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं. सो हम डबल एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे ताकि हम पेशेंट में प्रॉपरली रिड्यूस कर सकें the effectiveness of the infection को. सेकेंडली हम एनसेड यूज को इनहिबिट करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पर गैस्ट्राइटिस में एनसेड का यूज पेशेंट को नहीं करवाएंगे बिकॉज एनसेड के यूज की वजह से पेशेंट में अगेन गैस्ट्राइटिस कॉज हो सकता है एंड इट इज अगेन वन ऑफ द मेजर कॉज एज वेल कि क्रॉनिक यूज की वजह से उसे गैस्ट्राइटिस हो रहा है या पेप्टिक अल्सर डिजीज में वो कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम एनसेड्स के यूज को भी कंप्लीटली अवॉइड करेंगे.
So peptic ulcer, gastritis can lead the patient towards the peptic ulcer, और peptic ulcer की वजह से patient अब आपका GI bleed की तरफ भी जा सकता है. So if the patient is going towards the GI bleed, तो ये हमारे पास एक active hemorrhagic conditions होती हैं जिसमें हमें immediate basis पे patient को monitor करना and treat करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Common causes GI bleed के हमारे पास क्या है? Like common cause because of the H. pylori infection or use of the NSAIDs or aspirin medications. Esophagitis gastritis, which is the inflammation of the esophagus and the stomach lining. Sorry. Esophageal and gastric varices, जो liver disease के साथ काफी ज्यादा common है, या esophageal या gastric cancers की वजह से भी हो सकता है. Mallory Weiss tear, which is the tear in the esophageal mucosa because of the severe vomiting, जैसे projectile vomiting है या patient ने vomiting करते हुए बहुत ज्यादा strain अपने अंदर cause किया है, तो it can cause Mallory Weiss tear. तो patient इस complaint के साथ आता है कि जब वो vomit करता है तो उसे blood के spots जो है वो अपनी vomiting के अंदर नजर आते हैं. एंड अगेन ये ईटिंग डिसऑर्डर में काफी ज्यादा कॉमन है कि पेशेंट जो है जब ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर अपने बुलीमिया के अंदर जो है वो वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, तो उन इंड्यूस वॉमिटिंग की वजह से ऑल ऑफ अ सडन एक प्रेशर जनरेट होता है एंड दिस कैन अफेक्ट दी एसोफेजियल म्यूकस जिसमें वो टीयर कॉज करता है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द Mallory Weiss tear. लाइफस्टाइल फैक्टर्स, क्रॉनिक यूज ऑफ द स्मोकिंग एंड अल्कोहल की वजह से भी जीआई ब्लीड हो सकता है पेशेंट को. एंड मेडिकेशन यूज में यूज ऑफ द NSAIDs, एस्प्रिन and anticoagulants can lead the patient towards the upper GI bleed. So what management being a nurse we can do? So हमेशा हम initial resuscitation को priority देंगे like IV fluids. अगर आपका patient यहाँ पर active hemorrhage की वजह से unconscious हो जाता है, so we will follow A, B and C, जिसमें हम airway को priority देंगे. B is for breathing and C is for circulation. जब आपने पेशेंट के एयरवे को मेंटेन कर लिया, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो गया, अनरिस्पॉन्सिव है, जीसीएस नहीं दे रहा, तो इस तरह के पेशेंट्स पे हम कोड रन करते हैं और इन्हें फौरन से इंट्यूबेट कर देते हैं. तो इंट्यूबेशन का पर्पस क्या है कि पेशेंट के एयरवे को हमें प्रोटेक्ट करना है. जैसे ही आप पेशेंट के एयरवे को प्रोटेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका ब्रीदिंग कंप्लायंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. जब उसका ब्रीदिंग कंप्लायंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन जो है वो पेशेंट की इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी. सो वी नीड टू सी द पेशेंट कंडीशन एज वेल. इनिशियल रिससिटेशन में हम एबीसी को जरूर देखेंगे. अगर पेशेंट कॉन्शियस है और अभी पेशेंट जीसीएस मेंटेन कर रहा है तो वी विल स्टार्ट विद दी आईवी फ्लूइड थेरेपी ताकि हम हाइपोवोलेमिक शॉक से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें. लेकिन अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस स्टेट के साथ आ रहा है विद एक्टिव जीआई ब्लीडिंग, सो आवर प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी दी एयरवे. ठीक है. सो आईवी फ्लूइड्स में आइसोटोनिक फ्लूइड्स देंगे, नॉर्मल सलाइन और इंगल लैक्टेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे. अगर हीमोग्लोबिन लेवल 7 और 8 के साथ है तो सिम्टोमेटिक एनीमिया को जो है वो हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे. ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट के हम हाइपोक्सिया को ट्रीट कर सकें. एंड वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट एंड मेंटल स्टेटस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत जरूरी है, तो हम पेशेंट को पीपीआई थेरेपी आईवी फॉर्म में देंगे, नॉट इन दी ओरल फॉर्म. सो हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे पेंटोप्रिजोल की, इसोमेप्रिजोल के, ताकि हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें. एंड एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन हम परफॉर्म करेंगे टू रूल आउट दी डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट. ये ब्लीड क्यों कर रहा है पेशेंट, हमें उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट हम 24 आवर्स आफ्टर द इनिशियल रिससिटेशन हम पेशेंट में एंडोस्कोपी इंटरवेंशन करेंगे ताकि हम पेशेंट को स्टेबलाइज होने का टाइम फ्रेम जो है वो प्रोवाइड कर सके. सपोर्टिव केयर में आप पेशेंट को एनपीओ करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें फर्दर इरिटेशन को एंड रिस्क फॉर द एस्पिरेशन को. पेन मैनेजमेंट में आप एसिटामाइनोफेन और ओपियोइड्स देंगे, लेकिन हम एनसेड्स को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे बिकॉज एनसेड्स की वजह से और ब्लीड जो है वो कॉज हो सकता है. एंटी एमेटिक्स देंगे लाइक ऑन्डेन है, मीटोक्लोप्रोमाइड है टू कंट्रोल दी नोजिया एंड दी वॉमिटिंग. द लास्ट वन इज दी हाइटल हर्निया. सो हाइटल हर्निया क्या है हमारे पास? हाइटल हर्निया अकर्स जब स्टमक या फिर एसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन जो है वो मूव हो जाता है टुवर्ड्स दी अपवर्ड इनटू दी चेस्ट कैविटी. रीजन क्या हो सकते हैं? या तो इंक्रीज हो रहा है एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जिसकी वजह से जो स्टमक जंक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, या तो हमारा डायफ्राम
जो है वो इतना वीक है कि जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हमारा एसोफेगस गैस्ट्रिक जंक्शन है या स्टमक का पार्ट है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव हो रहा है. सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन. बट इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि आपको एक पाउच टाइप ओपनिंग नजर आ रही है above the diaphragm. ये जो लाइन है वो डायफ्राम की है. सो above the diaphragm you can see the pouch like opening. So there are two types of the hiatal hernia. The sliding hiatal hernia, which is one of the most common one, and 95% of the cases sliding hiatal hernia के साथ होते हैं. And most of the time, sliding hiatal hernia is associated with the GERD symptoms as well. So जो GERD के patients होते हैं, उनमें hiatal hernia काफी ज़्यादा commonly identified हुआ है. And sliding hiatal hernia can be easily treatable with the medications and lifestyle modifications. So stomach and lower esophagus slide up हो जाता है through the diaphragm, जो कि associated होता है with the GERD and the acid reflux. The second one is the paraesophageal, which is the rolling hiatal hernia. और ये हमारे पास थोड़ा सा complicated case होता है because ये lead कर सकता है strangulation को and ischemia को, and again ये one of the life threatening complication में convert हो सकता है. So paraesophageal rolling hiatal hernia में क्या होता है कि part of the stomach move next to the esophagus. So you can see कि यहाँ पर वो esophagus के बराबर में आ जाता है, जिसकी वजह से esophageal gastric junction तो अपनी जगह पर रहता है, but this part of the stomach can cause strangulation and ischemia, जो कि further more dangerous हो सकता है as compared to the sliding hernia. So causes हमारे पास क्या हो सकते हैं? The causes are weak diaphragm muscle, एजिंग की वजह से हो सकता है, या कंजेनाइटल हमारे पास हो सकता है कि पेशेंट आपका कंजेनाइटली इस कॉज के साथ जो है वो बॉन्ड हुआ है, या फिर जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, स्पेशली ओबेसिटी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या हैवी वेट लिफ्टिंग है, या क्रॉनिक कफिंग है, स्ट्रेनिंग हो रही है पेशेंट को, या बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, तो इट कैन इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. Smoking can cause the weak lower esophageal sphincter. Signs symptoms initially sliding hernia की signs symptoms asymptomatic रहते हैं, but common symptoms जो है वो GERD related हमें मिलते हैं, like heartburn है, regurgitation and dysphagia है, epigastric and chest pain, and bloating and belching की complaint जो है वो patient आपके पास कर सकता है. So education and nursing interventions में हम क्या teach करेंगे patient को? So important is कि हम lifestyle and dietary modification के बारे में patient को teach करें. So lifestyle and dietary modification में हम patient को क्या teach करेंगे कि they need to avoid high fat foods, caffeine, tobacco, alcohol, chocolates and spicy food. Also हम patient को ये guide करेंगे कि they need to take small frequent meal ताकि वो gastric distension को prevent कर सकें. फ्लूइड के इनटेक को हमें रिड्यूस करना है ड्यूरिंग द मील टाइम ताकि हम ब्लोटिंग की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें. अवॉइड करना है मील क्लोज टू द बेड टाइम टू प्रिवेंट नॉक्टुरियल रिफ्लेक्स व्हिच इज द नाइट टाइम बेड रिफ्लेक्सेस. वेट लॉस करना है ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर डिक्रीज हो, एंड स्मोकिंग सेसेशन करनी है ताकि हम इसोफेजियल फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकें. पोजीशन एंड एक्टिविटी एडजस्टमेंट के बारे में भी पेशेंट को टीच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम एलिवेट करेंगे हेड ऑफ द बेड को लाइक 30 डिग्रीज एंड यूज करेंगे 4 to 6 इंच ब्लॉक और पिलोज को, जिससे हम पिलो इंक्लाइनर्स कहते हैं या बेड इंक्लाइनर्स कहते हैं. तो हम इस तरह के पेशेंट्स को फिर उनकी रिकमेंडेशन देते हैं ताकि जब वो सोए तो किसी भी तरह से हम रिगर्जिटेशन जो है वो कॉज ना हो पाए. अवॉइड करनी है हैवी वेट लिफ्टिंग को, बेंडिंग को और स्ट्रेनिंग को ताकि डायफ्राम पे हम प्रेशर को रिड्यूस कर सकें. एंड सेम फॉर द मेडिकेशंस, यू कैन रिकमेंड देम एंटासिड्स एंड पीपीआईस एंड H2 blockers as a part of their acid regurgitation along with the lifestyle modification. सर्जरीज काफी ज्यादा कम होती हैं इन दी हाइटल हर्निया मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस एंड विद द फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है. बट बिकॉज ऑफ एनी मीन अगर ग्रेडिंग स्केल में हाइटल हर्निया की ग्रेडिंग जो है वो काफी ज्यादा है, पाउच ओपनिंग काफी बड़ी हो चुकी है जिसमें भी परफोरेशन के चांसेस हो सकते हैं या अल्सरेशन क्रिएट हो सकती है, देन फिर सर्जिकल ऑप्शन कैन बी स्टार्ट करवागा हम ऑप्ट कर सकते हैं. Otherwise, most of the cases, some lifestyle modification and pharmacotherapy के थ्रू इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं.